जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग को पता है कि जनहित याचिका पर आधारित मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवा रहा था, जिसमें मैं लगभग 23 सवाल को कवर किया था। दोस्तों अभी कुछ इसमें और क्वेश्चन बाकी थे जो मैं किसी कारणवश नहीं करवा पाया था। तो दोस्तों आज मैं उसके आगे के सवालों को हल करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी लोग जो है हमेशा खुश रहें। दोस्तों चलते हैं हम लोग बिना समय को जाया करते हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 24वां सवाल है, 24 नंबर का सवाल है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बस यही त्यौहार के बाद 2-3 दिन की और दिक्कत है, उसके बाद मैं आप लोगों को और भी सेगमेंट लेके आऊँगा जो एनटीपीसी रेलवे के मुताबिक जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं 24वें नंबर सवाल की ओर। अभी आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम को ध्यान में रखिए, एसआई के लिए भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल की ओर। 24 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है। अब भाई एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि जनहित याचिका जो होती है वो समाज की होती है, किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए नहीं होती है। और प्रतिकूल का मतलब खिलाफ। तो आप एक बात बताइए, जनहित कह रहा है कि जनहित व्यक्तिगत हित के खिलाफ होता है, तो बिल्कुल खिलाफ होता है। जनहित जो है किसी इंडिविजुअल के लिए होता ही नहीं है, तो उसके खिलाफ ही तो होता है। ये तो सही है। तो कह रहा है दूसरा है, जो एक व्यक्ति हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा। तो आप बताइए, ये भी बात मैंने आपको बताया था कि जो जनहित है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो आप बताइए, जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है तो समाज के अनुकूल नहीं होगा। ये भी बात सही है। सी नंबर कह रहा है कि जनहित मानवाधिकारों का समर्थन नहीं करता। तो भैया यही वाला गलत है। आपको पता होगा कि जनहित याचिका मानवाधिकारों का समर्थन करता है। तो यही हमारा क्या है, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो आप बताइए कि जनहित मानवाधिकारों का समर्थन नहीं करता है, ये बात क्या सही है? नहीं, यही बात क्या है दोस्तों, गलत है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि जनहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों इसके लिए हमने बताया था कि आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अनुच्छेद जो है 32 के तहत हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत दोस्तों हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों वो समानता के अधिकारों का बात करता है, कानून के समझ समानता। और दोस्तों इसी को कहा जाता है एविडेसी का सिद्धांत। तो दोस्तों 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 224 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है हम लोग उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद आपका 200 कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 200 कितना हो जाएगा भैया? 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें दोस्तों तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। 39 में कहें तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 47 में कहें तो स्वास्थ्य और पोषण की बात की जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान के द्वारा।
ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है, सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं मिस्टेक से पढ़ लिया दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। कहीं का भी हो पूरे देश में, यहाँ से पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य या किसी भी जगह की बात कर सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो आप बताइए सर्व शिक्षा अभियान। तो आप बताइए क्या निर्धन के बच्चों को ही शिक्षा के अधिकार है, नहीं। श्रमिकों के बच्चों को है, नहीं। वेश्याओं के बच्चों को है, नहीं। भैया वो निर्धनों के भी हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए है, वेश्याओं के भी हैं, मतलब हमारे देश के किसी भी तबके का भी बच्चा हो, सबको शिक्षा का अधिकार है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को शिक्षा का अधिकार है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि कोई नियोजक एम्प्लॉयर बाल श्रम अधिनियम 1900 बाल श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे कितनी राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप बाल श्रम कल्याण निधि में जमा करनी होगी। दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000। इसमें आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000 रुपया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं भैया। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक जनहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बिल्कुल बात सही भैया, जनहित याचिका हम लोग क्यों दायर करते हैं, जनता का निराकरण हो। दूसरा कह रहा है जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो भैया ये भी बात सही है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो जनता का आदमी हो चाहे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। सी नंबर कह रहा है जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति कभी भी वापस ले सकता है। तो यही बात आपका सही नहीं है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर मामलों, तो भैया सब जगह कर सकता है, बस यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं कर सकता, मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों 31 नंबर सवाल, कौन सा कथन समाज सुरक्षा व स्वास्थ्य वातावरण के हित में नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अगर मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, इसकी अगर मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध पेयजल व शुद्ध वायु प्रकृति के अमूल्य वरदान है। बी ऑप्शन कह रहा है सूर्य का भरपूर प्रकाश व पर्याप्त वर्षा प्रकृति की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं। सी ऑप्शन है वनों की प्राकृतिक वृद्धि से रोग ठीक होते हैं। वृक्ष मानव जाति के मित्र व मानवीय सभ्यता व मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। डी नंबर है धातुओं को प्राप्त करने के लिए जंगलों व वृक्षों को काटने व खानों की खुदाई की अनुमति उपयुक्त है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप खानों को जंगलों के धातुओं को सबकी अगर अनुमति दे देंगे तो इसमें जो है स्वास्थ्य वातावरण के हित में ये चीज़ नहीं होगा। पता है आपको, पर्यावरण इससे क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल कह रहा है कि जनहितवादों द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते। कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते। पहला ऑप्शन कह रहा है जन कल्याण कोष का गबन करना किसी जन अधिकारी द्वारा। अगला सवाल कह रहा है कि संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना। सी नंबर है सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना। और अगला है आपका किसी नदी के क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि किसी नदी क्षेत्र को किसी क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना, जो प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते। अगला सवाल आपसे 33 नंबर का कह रहा है कि 33 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है। ध्यान रखिएगा, लोक असुविधा मतलब जनता की असुविधा। तो कह रहा है कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, कार्य जो जन साधारण की सुरक्षा के लिए खतरा हो, वह कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हों, और विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाता हो। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना लोक असुविधा का कार्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त,
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 33 नंबर का क्या कह रहा है भैया, 33 नंबर का सवाल कह रहा है 34 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है। अब यहाँ पर ऊपर पूछा नहीं है और यहाँ पूछ रहा है कौन सा लोक असुविधा का कार्य है। तो आवासीय क्षेत्र में बारूद बनाने की फैक्ट्री चलाना, मृत पशुओं के अंगों हड्डियों से चर्बी आदि बनाना, बस्ती के समीप आतिशबाजी और पटाखों की फैक्ट्री होना। तो बताइए ये सब लोक असुविधा का कार्य है। भाई आप आवासीय क्षेत्र में बारूद बनाएंगे, कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हड्डियों, पशुओं के मृत हड्डियों से चर्बी आदि बनाना, ये भी आपके लिए समस्या है, स्वास्थ्य पर खतरा है। बस्ती के समीप आतिशबाजी करना, ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री होना, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। उपर्युक्त सभी कार्य लोक असुविधा के कार्य हैं। तो भैया कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन जो हैं ये सब जो है जनता के लिए दिक्कत करेगा, इसलिए यहाँ पर सभी जो हैं वही सब लोग असुविधा के कार्य हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इतना ही सवाल कहीं ना कहीं जनहित याचिका के अंतर्गत था जो मैं जो है कवर करने की कोशिश किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसी के साथ जो है मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी समस्या परेशानी हो या और कोई भी आप अगर चैप्टर चाहते हों तो आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पर डे एक चैप्टर तो आसानी से देता ही रहूँगा। कुछ सवालों की मैं प्रैक्टिस आपको ऐसे कराता रहूँगा। दोस्तों इसी के साथ भैया सभी को जय हिंद, जय भारत।